कार्ल सेगन ने कहा था कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। विज्ञान और खोज की यही भावना मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि किसी देश के विकास में, उसकी लीडरशिप में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की क्या जगह है। बिल्कुल, आज की इस खास पड़ताल में स्वागत है। हम आज द प्रिंट में छपे एक बहुत ही विचार करने वाले लेख का विश्लेषण कर रहे हैं जी। और ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा टॉपिक है। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काम आ सकता है। हाँ, और वैसे भी जो लोग भारत और दुनिया के डेवलपमेंट मॉडल्स को समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो लेख का जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या दुनिया बट रही है, मतलब कुछ देश इंजीनियरिंग राज्य बन रहे हैं और दूसरे वकीलवादी समाज, यही है ना मेन आइडिया। हाँ बिल्कुल, और हम इसे चीन, अमेरिका और भारत के उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे, जैसा लेख में किया गया है। जी, मतलब ये देखना कि इंजीनियरों का रोल क्या है और वकीलों या जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका क्या। सही कहा। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं और ये साफ कर दें कि हमारी ये पूरी बातचीत द प्रिंट के लेख इंजीनियरिंग राज्य बनाम वकीलवादी समाज पर ही आधारित है। हाँ, हम उसी के फैक्ट्स और एनालिसिस पर फोकस करेंगे। तो ये जो आइडिया है इंजीनियरिंग राज्य बनाम वकीलवादी समाज, ये आया कहाँ से? लेख कहता है स्टैनफोर्ड के डैन वैंग की किताब है ब्रेकनेक। हाँ, उसमें चीन को इंजीनियरिंग राज्य कहा गया है और अमेरिका को वकीलवादी समाज। पर लेख ये भी कहता है कि ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं है। नहीं, वो 1998 का किस्सा भी बताते हैं जब बिल क्लिंटन चीन गए थे। हाँ, उन्होंने मजाक में कहा था कि चीन के पास इंजीनियर बहुत है, अमेरिका के पास वकील बहुत है, तो अदला बदली कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस मजाक के पीछे शायद एक गहरी बात थी। बिल्कुल थी, और आज तो वो और भी साफ दिखती है। चीन का जो इंजीनियरिंग का कमाल है वो तो खैर जग जाहिर है। हाँ, लेखक ने अपने अनुभव बताए हैं लेख में। विशाल एयरपोर्ट्स, हाई स्पीड रेल, गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े पुल, मतलब आप देखकर दंग रह जाते हैं। और ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, सही। इसमें एक जबरदस्त अर्बन प्लानिंग दिखती है, हाई क्वालिटी का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। लगता है जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर व्यवस्थित तरीके से ये सब बनाया है। और लेख के हिसाब से इसका एक बड़ा कारण चीन की पॉलिटिकल लीडरशिप में छुपा है। ये बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, वो ली चेंग और लिन वाइट की स्टडी का जिक्र करते हैं। हाँ, कि कुछ समय पहले तक चीन के प्रांतों में, बड़े शहरों में लगभग 80% नेता टेक्नोक्रेट थे, मतलब साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले। बिल्कुल, ये थोड़ा थोड़ा सोवियत यूनियन जैसा मॉडल लगता है मिड 20th सेंचुरी का। हाँ, हालांकि लेख ये भी कहता है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। नहीं, शुरू के नेता तो क्रांतिकारी बैकग्राउंड से थे। ये इंजीनियरों का प्रभाव जो बढ़ा वो तीसरी पीढ़ी के नेताओं के साथ शुरू हुआ, जिन्हें देंग शॉपिंग ने चुना था। जांग जेमिन, वो खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। हाँ, फिर झू रोंगजी, हु जिनताओ और अब शी जिनपिंग, जिनकी पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग और लॉ दोनों में हुई है। तो एक तरह से ये सोचा समझा बदलाव लगता है। लेख में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए गए हैं इसे समझाने के लिए, जैसे वॉन गैंग का जिक्र है। हाँ, वो कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम गांव भेज दिए गए थे, फिर जर्मनी गए, पीएचडी की, ऑडी में काम किया, और फिर चीन वापस बुलाए गए और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज के शुरुआती पैरोकारों में से थे। और आज देखिए चीन ईवी में दुनिया को लीड कर रहा है, तो उनकी भूमिका अहम रही। बिल्कुल। एक और उदाहरण जो ग्वांगजियान का है। हाँ, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े, फिर चीन लौटे, पेकिंग यूनिवर्सिटी में लैब बनाई रेयर अर्थ मटेरियल्स पर, जो आजकल टेक्नोलॉजी के लिए कितनी जरूरी है। बहुत ज्यादा। और आज इन खनिजों के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में चीन का दबदबा है। जू को इस इंडस्ट्री का जनक माना जाता है चीन में। ये दिखाता है कि सही एक्सपर्ट को सही जगह मौका देने से कितना फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ विदेश से लौटे लोग ही नहीं है। हाँ, लेख ये भी कहता है कि चीन की यूनिवर्सिटीज हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट्स निकालती हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। और शायद ज्यादा जरूरी बात यह है कि इन ग्रेजुएट्स को डिसीजन मेकिंग लेवल पर जगह मिलती है। हाँ, ये एक बुनियादी फर्क है जो लेख बताता है। अमेरिका या भारत में शायद ऐसा नहीं है। बिल्कुल, भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है स्टेम ग्रेजुएट्स पैदा करने में, लेकिन टॉप लीडरशिप में उनका वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता जो चीन में है। ये एक अलग गवर्नेंस मॉडल की तरफ इशारा है। तो फिर अमेरिका का मॉडल कैसा है, जिसे लेख वकीलवादी समाज कह रहा है? हाँ, यहाँ लेख 2022 की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट का हवाला देता है। और वो आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं।
170वीं कांग्रेस में साइंटिस्ट और इंजीनियर उतने ही थे जितने रेडियो टॉक शो होस्ट। हाँ, और सबसे ज्यादा संख्या वकीलों और बिजनेस बैकग्राउंड वालों की थी। तो ये दिखाता है कि वहाँ डिसीजन मेकिंग में शायद अलग तरह की स्किल को ज्यादा महत्व मिलता है। हाँ, शायद वकालत करने की क्षमता, बहस का हुनर या बिजनेस की समझ। लेख का तर्क यही है, यही वकीलवादी समाज का मतलब है एक तरह से। अच्छा, चीन का इंजीनियरिंग राज्य और अमेरिका का वकीलवादी समाज समझने के बाद अब आते हैं भारत पर। भारत कहाँ फिट होता है इसमें? लेख भारत के अनुभव को थोड़ा मिला-जुला बताता है, कहीं कहीं विरोधाभासी भी। हाँ, वो मानता है कि भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने जब भी मौका मिला है कमाल का काम किया है। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती नाम तो सबको पता है, एम विश्वेश्वरैया सिविल इंजीनियरिंग में, होमी भाभा न्यूक्लियर एनर्जी में, MS स्वामीनाथन कृषि में, विक्रम साराभाई और सतीश धवन स्पेस में, और वर्गीज कुरियन जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने दुग्ध क्रांति ला दी। ये सब आधुनिक भारत के निर्माता हैं। और ये सिलसिला बाद में भी चला। लेख कुछ इंडस्ट्री बिल्डर्स का भी जिक्र करता है। हाँ, जैसे स्टील में मंतोष सोंधी, हेवी इलेक्ट्रिकल्स में वी कृष्णमूर्ति, पावर जनरेशन में DV कपूर। और ई श्रीधरन तो हैं ही, मेट्रोमैन। बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिसने भारत की पहचान बदली, उसकी नींव भी तो इंजीनियरों ने ही रखी। FC कोहली, TCS वाले। हाँ, वो कनाडा और MIT से पढ़े थे। लार्सन एंड टूब्रो, उसे AM नाइक जैसे इंजीनियर ने ही आगे बढ़ाया। मुकेश अंबानी केमिकल इंजीनियर हैं। नंदन नीलेकणी जिन्होंने आधार जैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ये सारे उदाहरण तो बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन लेख फिर वही सवाल पूछता है कि अगर इतनी प्रतिभा है तो ये मेन स्ट्रीम क्यों नहीं बन पाए? हाँ, और एक संभावित कारण वो भारत के शुरुआती राजनीतिक नेतृत्व की पृष्ठभूमि को मानते हैं। गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर ज्यादातर वकील थे। बिल्कुल। और नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर पर जोर तो बहुत दिया, आधुनिक भारत के मंदिर भी बनाए। हाँ, IITs, IIMs। लेकिन जो देश की एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बनी, वो ज्यादातर जनरलिस्ट ही रही। मतलब ये माना गया कि एक IAS ऑफिसर कहीं भी फिट हो सकता है, किसी भी मिनिस्ट्री में, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। विषय की विशेषज्ञता शायद उतनी जरूरी नहीं मानी गई जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। हाँ, लेख का तर्क कुछ ऐसा ही है। यहाँ एक और मजेदार विरोधाभास का जिक्र है। भारत ने दुनिया के कुछ बेहतरीन इकोनॉमिस्ट दिए हैं। हाँ, लेकिन हमारी मैक्रो इकोनॉमिक नीतियां कई बार उतनी अच्छी नहीं रहीं। बिल्कुल। हालांकि ये भी सच है कि 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए, हाँ, उनका नेतृत्व तो मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट ने ही किया। और उनमें से भी कुछ, जैसे मोंटेक सिंह अहलुवालिया, वो तो पहले फिजिक्स या मैथ्स पढ़ के आए थे। ये दिखाता है कि विशेषज्ञता काम तो करती है जब उसे मौका मिले। हाँ, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का झुकाव शायद जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही रहा है। पर अब शायद कुछ बदल रहा है। लेख कहता है कि IAS में नए आने वाले अधिकारियों में इंजीनियरों का हिस्सा बहुत बढ़ गया है। हाँ, पिछले 2 दशकों में करीब 30% से बढ़कर अब 60% से भी ज्यादा हो गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन लेख एक चिंता भी जताता है। करियर स्ट्रीमिंग की बात करता है। हाँ, कि अगर इन इंजीनियरों को उनकी टेक्निकल फील्ड के हिसाब से खास रोल नहीं दिए गए, तो वो भी शायद समय के साथ जर्नलिस्ट ही बन जाएंगे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिर्फ सिस्टम में एक्सपर्ट्स का आना काफी नहीं है, उनका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। बिल्कुल। पॉलिटिकल लीडरशिप में देखें तो ये बदलाव अभी उतना साफ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, डिजिटल इंडिया पर जोर है। हाँ, लेकिन उनके जो सीनियर मंत्री हैं उनका बैकग्राउंड मिला जुला है। जी, राजनाथ सिंह जी फिजिक्स से हैं, अमित शाह जी बायोकेमिस्ट्री से हैं, निर्मला सीतारमण जी इकोनॉमिस्ट हैं, पीयूष गोयल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट। नितिन गडकरी जी इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन हाँ, अश्विनी वैष्णव जी हैं जो रेलवे और IT जैसे अहम मंत्रालय देख रहे हैं। वो IIT से हैं और पूर्व IAS भी। जी। लेख 2022 के एक कैबिनेट विस्तार का जिक्र करता है, जहां 36 मंत्रियों में वकील, बिजनेस डिग्री वाले, डॉक्टर ज्यादा थे। इंजीनियर्स का जिक्र था पर संख्या नहीं बताई। विपक्ष में देखें तो जयराम रमेश जी हैं, IIT बॉम्बे और कार्नेगी मेलन से पढ़े हैं। हाँ, लेख अरविंद केजरीवाल का उदाहरण थोड़ा क्या कहें रिस्क के तौर पर देता है कि इंजीनियर राजनीति में आए तो क्या हो सकता है। हालांकि ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। हाँ, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। अच्छा, अब थोड़ा बिजनेस वर्ल्ड की बात करें भारत में। हाँ, लेख कहता है कि पारंपरिक रूप से यहाँ उन कम्युनिटीज का दबदबा रहा है जिनका बैकग्राउंड ट्रेडिंग या मनी लेंडिंग का था, और उनमें जोर कैश मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल पर ज्यादा रहा, जैसे बिरला की पार्थ सिस्टम का जिक्र है। बिल्कुल। लेख उन्हें सफल उद्यमी मानता है, लेकिन ये भी कहता है
कि फाइनेंशियल गोल हमेशा बिजनेस के बड़े टेक्निकल या प्रोडक्ट गोल के सपोर्ट में होने चाहिए, उस पर हावी नहीं। और लेख का मानना है कि भारत में शायद हमेशा ऐसा नहीं हुआ। इसकी तुलना में कुछ दूसरे समुदाय रहे हैं, जैसे पारसी, टाटा, गोदरेज, कुछ ब्राह्मण समूह, टीवीएस, किर्लोस्कर, लिंगायत, कल्याणी, पंजाबी खत्री, महिंद्रा। इन्होंने शुरू से इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस किया, ऐसा लेख कहता है। आंध्रा के कोस्टल एरिया से भी कंस्ट्रक्शन में बड़े नाम आए हैं। तो यहाँ भी एक पैटर्न दिखता है। एक और चिंता जो लेख जताता है वो है ब्रेन ड्रेन या टैलेंट का सही इस्तेमाल ना होना। हाँ, कि हमारे बेस्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या तो बाहर चले जाते हैं या फिर यही एमबीए करके फाइनेंस, कंसल्टिंग, मार्केटिंग में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा ज्यादा है, करियर ग्रोथ तेज है कोर इंजीनियरिंग जॉब्स के मुकाबले। तो ये एक तरह से उस टैलेंट का नुकसान है जो शायद देश के बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में लग सकता था। बिल्कुल, यहीं पर लेख वो सवाल पूछता है जो थोड़ा चुभता है। हाँ, कि हमारे पास चीन के लेई जून शाओमी या वांग चुआन फू, BYD जैसे वर्ल्ड क्लास फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं है, जिन्होंने ग्लोबल कंपनियां खड़ी की। क्या हमारा इकोसिस्टम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता? और फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे इकोसिस्टम की जरूरतें समझेगा कौन सबसे बेहतर? हाँ, क्या वो इंजीनियर खुद, या जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, या फाइनेंसर? लेख ये नहीं कहता कि इंजीनियरों के पास कोई जादू की छड़ी है। हाँ, वो भी गलतियां करते हैं। चीन की फाइनेंशियल गलतियों का भी जिक्र है। बिल्कुल, लेकिन इंजीनियरों की ट्रेनिंग रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिस्टमिक थिंकिंग की होती है। वो चीजों को एक सिस्टम के तौर पर देखते हैं। जबकि वकीलों की ट्रेनिंग, जैसा लेख कहता है, वो ज्यादातर कोर्ट रूम में विपक्ष से लड़ने पर फोकस करती है। राइट। वो एक अलग माइंडसेट है। जी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हाँ, कि शायद अगर सक्षम इंजीनियरों को ज्यादा जिम्मेदारी दी जाए तो भारत में जो एक तरह की घटिया काम के प्रति सहनशीलता दिखती है, या जिसे जुगाड़ कहकर ग्लोरीफाई भी कर दिया जाता है, शायद उसे कम करने में मदद मिले। एक ज्यादा व्यवस्थित क्वालिटी फोकस्ड कल्चर बने। तो अंत में लेख यही सवाल छोड़ता है कि जब भारत मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिव बनना चाहता है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, तो उसे कितना इंजीनियरिंग राज्य बनने की जरूरत है? राजनीति में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में इंजीनियरों का रोल क्या होना चाहिए? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है लेख में। हाँ, ये एक खुला सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज हमने द प्रिंट के लेख के आधार पर इस बहस को समझने की कोशिश की, इंजीनियरिंग राज्य बनाम वकीलवादी समाज। हाँ, हमने देखा कि कैसे लेख चीन में इंजीनियरों के प्रभुत्व, अमेरिका में वकीलों और बिजनेस वालों के दबदबे और भारत की जो मिलीजुली तस्वीर है उसे पेश करता है। जहां इतिहास में तो इंजीनियरों का बड़ा योगदान रहा है, पर टॉप लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी भूमिका सीमित रही है। हालांकि IAS में अब कुछ बदलाव दिख रहा है। हमने ये भी समझा कि कैसे एजुकेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, बिजनेस की सोच, ब्रेन ड्रेन, ये सब चीजें मिलकर इस स्थिति को बनाती हैं। भारत के सामने ये चुनौती है कि अपनी विशाल इंजीनियरिंग प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल कैसे करे। और ये सिर्फ नंबर बढ़ाने की बात नहीं है, सही भूमिका और सही माहौल देने की भी बात है। बिल्कुल। लेख हमें इस सवाल पर छोड़ता है कि भारत को कितना इंजीनियरिंग राज्य बनना चाहिए, लेकिन शायद सोचने वाली बात इससे भी आगे की है। क्या? कि क्या सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टाइज काफी है? एक सफल, न्यायपूर्ण और सस्टेनेबल देश बनाने के लिए इंजीनियरिंग स्किल के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक समझ, नैतिक नेतृत्व, हाँ, और शायद आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से मिलने वाली गहरी समझ। बिल्कुल, इन सब के बीच सही संतुलन कैसे बने, भविष्य के विकसित भारत के लिए ये बैलेंस कैसा दिखना चाहिए, ये एक सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचना होगा। बहुत जरूरी सवाल है। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण UPSC उम्मीदवारों और हमारे सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी रहा होगा। जी। अगर इस विषय पर आपके कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उन्हें पढ़ने की और जवाब देने की। बिल्कुल। और ऐसे ही और विषयों पर गहरी चर्चा के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रेगुलरली ऐसे एनालिसिस लाते रहेंगे। जी। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।